हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तमर एग्जाम्स। आज हमारा डे 4 है पीवाईक्यू डिस्कशन का। सो लेट्स बिगिन। This is a brief introduction about me. My name is Zanita and I've qualified NET JRF in my very first attempt and I've qualified NET 4 times and JRF twice. So yes, हमारा मेन मोटिव क्या है? क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं और उसमें से हमें नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। एग्जाम हॉल में जैसे हम सॉल्व करने वाले हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन वॉच इट। ओके, लेट्स बिगिन। ये मैंने हिंट्स दे रखे हैं, मैंने पहले भी बता रखा है कि पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट होते हैं या फिर उनमें से ही कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। लाइक द कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन थ्योरी यहाँ पूछा हुआ है। अगले साल वो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो आपका एक आंसर भी आपको पता है, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन हॉलैंड आना नहीं दी थी, फर्स्ट का थर्ड आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस इमेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, हमें पता चला कि डिस्कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी डिस्कॉन्टिन्यूटी पूछा गया है। ठीक है, एक ये सैन एंड्रियास फॉल्ट इतनी बार आता है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है, अगले साल सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे सॉल्व करने जरूरी हैं। rather than buying a test series, solve these questions. Okay, let's begin. हमने क्वेश्चन 36 तक कर दिया था। तो yes, now just pause the video and read the question and answer it. Okay. According to Köppen climatic classification of India, large part of Arunachal Pradesh is represented by which of the following set? सी कोपेन का क्लासिफिकेशन वर्ल्ड लेवल प्लस इंडिया के लेवल के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसका आंसर अगर हम देखें तो AW फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स। और हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे। ठीक है, बट दैट इज नॉट टुंड्रा। सो द आंसर इज द आंसर इज DFC। CWG तो हमारा मोस्टली प्लेन एरियाज में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिन एरियाज का पता होना चाहिए, किसका सबसे बड़ा बेसिन एरिया। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में देखें कावेरी, नर्मदा, चंबल, सतलज। हमें ओवरऑल बेसिन एरिया देखना है, लेंथ सिर्फ एक रिवर की लेंथ नहीं देखनी, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन टोटल मिलके कितना एरिया कवर करती हैं, दैट इज द ड्रेनेज बेसिन एरिया। सो द आंसर वुड बी चंबल। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या लर्न किया है कि हमें कॉपियन की क्लासिफिकेशन याद करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑफन रिपीटेड। और फिर आता है कि रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज लोकेटेड नियर कोल माइंस। ठीक है, ये तो चीज़ पता होनी चाहिए, रौरकेला, बोकारो, भद्रावती एंड भिलाई। तो द आंसर इज बोकारो, जो कि झारखंड में है, नियर झारिया कोल फील्ड्स। ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, भद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के पास है, ये कोल यूज ही नहीं करता है। ठीक है, now question number 40, in which one of the following collision zone plates permanently unite with no further tectonic activity। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखें। स्प्रेडिंग जोन की स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर क्रिएट होंगे। लाइक अगर ओशन है तो मिड ओशनिक रीजेस बनेंगे, तो बट ऑफ इसे वहाँ पे परमानेंटली तो कुछ नहीं हो रहा है। सबडक्शन जोन में क्या होगा कि सबसाइड हो रहा है, तो यहाँ क्या ट्रेंचेस वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्म में क्या, एक यहाँ मूव कर रही है, एक यहाँ मूव कर रही है, कोई परमानेंस नहीं है। कॉन्टिनेंटल सूचर जोन्स, जहाँ पे कॉन्टिनेंट मिलता है। कॉन्टिनेंट क्या होता है, आपस में जब वो कोलाइड करते हैं तो दिस अ कांस्टेंट बाइंड फोर्स जो उन्हें ऊपर ही रखती है, और वो क्या होता है, परमानेंटली यूनाइट हो जाता है। ठीक है,
तो आंसर वुड बी सी, कॉन्टिनेंटल सूचो जोन। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो हर एक ऑप्शन को सोच के देखो कि अच्छा ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कैंसिल कैंसिल। आपके पास एंड में दो ऑप्शन रह जाएंगे, उसमें से आप इजीली चूज कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्म में तो मूव करता ही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सिस्मिक वेव्स। हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम एग्जाम हॉल में से सॉल्व करेंगे, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिपेंड्स upon density and distortion to compression of rock towers। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें। आप कंफ्यूज हैं तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। पी वेव ट्रैवल फास्टर देन एस वेव। वी नो दिस दैट पी वेव ट्रैवल फास्ट करते हैं एस वेव से, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिसमें बी सही है वो रख लो, इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, ठीक है। एंड नाउ वी नो एल वेव्स फॉलो zigzag path and arrive later than पी एंड एस वेव्स। अब हमें ये भी पता है कि एल वेव्स जो हैं वो zigzag path यूज करती हैं और सबसे लेट आती हैं सरफेस पे, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो वी नो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें इस स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं था। अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ें, द वेलोसिटी ऑफ एस वेव्स डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ रॉक ट्रांसवर्स्ड, हमें इसका भी आइडिया नहीं, बट हमें ये पता है कि ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर बी एंड सी, ठीक है। हमें सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ जो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन निकालना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हमें अपना बेस्ट गेस वर्क करना है, तुक्के नहीं मारने हैं कि हवा में ही मारने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में क्या सही है। प्लेट टेक्टोनिक्स आर मेजर फोर्सेस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। बट ऑफ इट्स ट्रू कि माउंटेन्स बनती हैं, लाइक एल्प्स माउंटेन्स हो गया या फिर हमारे हिमालयाज हो गया, वो इन प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण नहीं बनते हैं। तो दिस स्टेटमेंट ए इज ट्रू। मतलब ऑप्शन बी, मिड ओशनिक रिजेस आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री विद डीप फोकस। अब हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मिड ओशनिक रिजेस क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं। जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज़ का, उसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट नहीं कहेंगे, उसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स कहेंगे, ठीक है। डीप फोकस नहीं होता है, इट्स शैलो फोकस, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ए सही था हमारा, बी रॉन्ग है। सी, रेडियोजेनिक हीट इज द फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक, काइंड ऑफ ट्रू। फिर आता है रॉक्स ब्रेक एंड मूव अलोंग द प्लेन ऑफ ब्रेकेजेस कॉल्ड एज फोल्ड। फोल्ड में से फोल्ड्स पड़ता है, टूटता फॉल्ट में है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो हमारा क्या हो गया, ए एंड सी आर करेक्ट। तो ए एंड सी आर करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमेशा ये चीज सर्कल बोलो, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। द नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय स्टेट्स आर मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। ट्रू, करेक्ट, ए करेक्ट है, तो ये ऑप्शन कट गया। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वॉल्केनोज इन हिमालयन माउंटेन्स। नो, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है। द प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज पॉसिबल नाउअडेज, काइंड ऑफ, नॉट फुल्ली, वी कांट। हम थोड़ा ह्यूमन या फिर ह्यूमन का नहीं, सॉरी, एनिमल बिहेवियर देख के थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल that आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सको। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर एक्सेलरेटिंग जियोमॉर्फिक हजार्ड्स एंड, कि हाँ, ह्यूमन की एक्टिविटीज एक्सेलरेट कर रही हैं हजार्ड्स को। तो या ए इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन देख लो, ए एंड डी। सो वी हैव द आंसर डी। मतलब 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्ट्रक्चरल। अब आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट इज नॉट स्ट्रक्चरल। तो नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे डैम्स बना दिए, एक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि फ्लड क्या प्रिवेंट हो सके, टू मिटिगेट फ्लड्स, ठीक है। अब आता है ए ऑप्शन, मेंटेनिंग वेटलैंड्स। वेटलैंड्स आर बट ऑफ दिस नेचुरल बैरियर होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही है, नॉन स्ट्रक्चरल, हमने कोई स्ट्रक्चर खुद क्रिएट नहीं किया, वो नेचर ने प्रोवाइड किया है।
Prevention of overspilling by the construction. Now here we are constructing something. हम कुछ बना रहे हैं of embankments and flood walls. अगर हम ये चीज बना रहे हैं तो that is a structural. अगर हम ऑप्शन बी कट करें, बी, ठीक है, now we are left with A C D. ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग से या कोई हम स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं. डिजास्टर रिलीफ, फ्लड फाइटिंग एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स. सो द आंसर इज डी. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन. अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है ऑफ कोर्स. ओजोन क्या होता है, O3 होता है, तो ये नहीं होता है, तो बी ऑप्शन हम रिमूव कर देंगे. बी. एंड पेप्टाइड्स में होता है, प्रोटीन्स में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ई भी हम कट कर देंगे. ई कट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया. सो ऐसे एलिमिनेशन से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क स्टेटस. डिफरेंट वर्क स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या है. 0 से 3 मंथ ओके है, हमें कोई आइडिया नहीं तो भी अगर हम सोचें 0 से 3 मंथ ओके, 3 to 6 मंथ ओके, हो सकता है कि 90 डेज 180 डेज हो गया यहाँ पे. 0 to 60 मंथ्स, एक साल में 12 मंथ होते हैं और इन्होंने 16 मंथ्स तक कह दिया है, तो बहुत साल का हो गया. तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. अगर हमें ये नहीं पता है कि सी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है. ठीक है, फिर 6 to 12 मंथ्स ठीक है, विद इन 1 ईयर है, हो सकता है. 1 to 2 ईयर का कोई वो नहीं होता है ऑप्शन. तो ई भी अगर हम कट कर दें तो वी आर लेफ्ट विद ए, बी एंड डी. अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट फीचर्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी कहते हैं कैसे चीजें प्लेस्ड है, मतलब मॉर्फोलॉजी कहते हैं आप देख के क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी चीज का पैटर्न क्या है. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टाउन्स, कि अरेंजमेंट कैसी है, तो वो मॉर्फोलॉजी में आ गया कि कोई चीज कैसे दिखती है, कोई चीज कैसे अरेंज्ड है. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू. फंक्शनल जोन्स, वो मॉर्फोलॉजी में नहीं था, वो एक जोन बना हुआ है, दैट्स नॉट एन अर्बन मॉर्फोलॉजी. हिस्ट्री में नहीं आती है अर्बन मॉर्फोलॉजी में. लैंड यूजेस प्लानिंग, कि लैंड यूज की प्लानिंग क्या है इन टाउन्स, तो दिस इज करेक्ट. तो क्या हो गया, ए, बी एंड ई. आंसर इज सी. फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कॉफी इज नेटिव प्लांट ऑफ सर्दर्न इथोपियन हाईलैंड्स. ट्रू. मरीनो शीपा kept chiefly in drier, warmer regions of temperate latitudes. सही भी हो सकता है. Let's look at other options as well. कुछ नहीं आता तो दूसरे ऑप्शन को देख लो कि कोई चीज को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सिल्क इंडस्ट्री इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फीमेल लेबर. ये तो बिल्कुल सही है, ये सी इज करेक्ट. ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री हो गया, टी इंडस्ट्री हो गया, कॉफी, उसमें फीमेल की नीड ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बहुत सॉफ्ट हैंड्स होते हैं या जो भी है. तो यस, रोबस्टा कॉफी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वर्ल्ड ट्रेड अमंग द 3 मेजर टाइप्स. तो रोबस्टा नहीं, इट्स अरेबिका. हमें इतना ही पता है कि अरेबिका इज इम्पॉर्टेंट. तो डी अगर हम कट करें, डी डी डी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, बी, सी. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. कॉफी कंटेन्स टैनिन एसिड. अगर ये चीजें नहीं पता, अगर हमें एक ऑप्शन पे एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा आंसर मिल जाता है हमें. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर कंसिडर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI में क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये तो अलग से मेंशन भी करते हैं टॉपिक वो सिलेबस में. तो ठीक है, इसमें है पर कैपिटा इनकम, यस. लिटरेसी, यस. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस. इन्फेंट मोर्टेलिटी, नो. 3 ही चीजें होती हैं, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी. और अब उसमें भी देख सकते हैं, लिटरेसी में भी 2 ऑप्शन आते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या क्या होता है. एंड पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन नहीं. तो द आंसर इज सी, ABC है, ABC होंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50. कंसिडर द फॉलोइंग असम्पशंस अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस.
तो द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यस, ये चीज़ें लिखनी होती हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें बुक्स में नहीं मिलती हैं. कुछ चीज़ें हमें इनमें से ही अपना नॉलेज या नोट्स बनाने होते हैं. तो मेक नोट ऑफ इट दैट इन रिग्रेशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल्स have skewed distribution. No, it doesn't have a skewed distribution of. The variance of dependent variable is constant for all values of independent variable. This is also true. The value of residuals are independent of each other. Yes. The answer is A, C and D. ये चीज़ें याद करने की हैं, ठीक है, कि इसमें skewed नहीं होता है, ठीक है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. आपको ये याद करना पड़ेगा कि रिग्रेशन एनालिसिस में. अब इसमें डिफरेंस भी आप याद कर सकते. कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? कोरिलेशन में क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. रिग्रेशन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है दूसरे पे. तो हमें सिर्फ एक चीज़ पता होगी तो हम उसके थ्रू जो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता करते हैं. तो द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है. और ये भी द वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है. सो आज क्वेश्चन नंबर 50 तक करते हैं. ओके, आई होप यू लाइक द सेशन. अगर कोई भी फीडबैक हो यू कैन गिव इट. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग and do share it with your friends who are preparing. So yeah, thank you.